नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस चैनल में जिसका नाम है ऑल हिट एग्जाम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं एसएसटी सोशल साइंस सामाजिक अध्ययन में। ये हम लोगों का आज का 4th वीडियो है, चौथा वीडियो है। इसके पहले 3 वीडियो हमने ऑलरेडी बना चुका है। एसएसटी सोशल साइंस सामाजिक अध्ययन पेपर 2 जूनियर लेवल के लिए, यूपी टेट 2026 की तैयारी के लिए। तो अगर यूपी टेट 2026 की तैयारी करने में आप जुटे हुए हैं, लगे हुए हैं, तो भैया आपके लिए ही ये वीडियो बनाया जा रहा है। ठीक है, तो हम लोगों का ये चौथा क्लास है एसएसटी सोशल साइंस सामाजिक अध्ययन में। एकदम शुरू से हमने शुरू किया है और एकदम लास्ट तक ख़त्म करेंगे। ये बातें उन लोगों के लिए बताई जा रही हैं जो लोग हो सकता है ये पहली बार हमारे चैनल पे आए हों और पहली वीडियो देख रहे हों। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करेंगे हम लोग एसएसटी सोशल साइंस सामाजिक अध्ययन पेपर 2 कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के लिए जूनियर लेवल के लिए ये चौथा वीडियो, जहां शुरू करेंगे प्रारंभिक तुर्क शासक गुलाम वंश से शुरुआत होगी। थोड़ा सा आपको इसके पहले वाले वीडियो के बारे में जानकारी दे दें। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने जो पढ़ा था वो पढ़ा था महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी, अलबरूनी की दृष्टि में भारत का विचार, इस्लाम का भारत में आगमन, बहमनी राज्य, दक्षिण भारत के राज्य, बंगाल के सेन वंश, बंगाल का पाल वंश, उत्तर भारत 7वीं से 11वीं शताब्दी तक, हर्षवर्धन, पुष्यभूति वंश। यहाँ ये सारे टॉपिक हम लोगों ने इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में, तीसरे वीडियो में हम लोगों ने कवर कर लिया था, पढ़ लिया था। और आज इस चौथे वीडियो में शुरू कर रहे हैं सल्तनत काल से। सल्तनत काल, प्रारंभिक तुर्क शासक गुलाम वंश 1206 से 1290 ईस्वी तक। इसमें सबसे पहले आता है कुतुबुद्दीन ऐबक। तुर्की साम्राज्य का आरंभ होता है कुतुबुद्दीन ऐबक से। सल्तनत काल, प्रारंभिक तुर्क शासक गुलाम वंश 1206 से 1290 ईस्वी के दौरान का समय जो है वो तुर्क शासक गुलाम वंश का रहा है। इसमें सबसे पहला शासक और इसका संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद उसका तुर्क, यानी कि मोहम्मद गौरी का ये तुर्क गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, और मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद उसका तुर्क गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक उत्तर भारत का पहला तुर्की शासक बना। कुतुबुद्दीन ऐबक की उपाधि के बारे में बात करेंगे तो उसकी उदारता के कारण, वह बहुत अत्यधिक उदार विचारों का आदमी था, तो उसकी अत्यधिक उदारता के कारण ही उसे लाख बख्श की उपाधि से नवाजा गया था, उसको जाना जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक को गुलाम वंश का संस्थापक भी कहते हैं दोस्तों। सबसे पहला शासक गुलाम वंश का कुतुबुद्दीन ऐबक था। और अब देखते हैं इसके आगे। कुतुबुद्दीन ऐबक वास्तुकला और अंत 1206 से 1210, मात्र 4 साल का ही जो है वो कार्यकाल रहा था कुतुबुद्दीन ऐबक का। वास्तुकला, आर्किटेक्चर के बारे में बात करेंगे तो कुतुबुद्दीन ऐबक को भवन निर्माण में रुचि थी। उसने निर्माण कराया था दिल्ली में कुतुब मीनार और कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद, और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। कुतुब मीनार की शुरुआत जो है वो ऐबक ने ही की थी, परंतु इसको पूर्ण कराया था उसका उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने। क्यों? क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान खेलते हुए घोड़े से गिर करके हो गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मृत्यु हुई थी वह चौगान उस समय खेल हुआ करता था। उस खेल को खेलते समय घोड़े से गिरने से कुतुबुद्दीन ऐबक की 1210 ईस्वी में मृत्यु हो गई। और सरदार, जिन्हें अमीर कहा जाता था, तुर्क और अफगान कबीलों के होते थे। तो अगर अमीर शब्द आपको इतिहास में दिखाई दे तो वह सरदार हुआ करते थे जो तुर्क और अफगान कबीलों के हुआ करते थे। ठीक है, चलिए, तो कुतुबुद्दीन ऐबक का आपको जो मेन पॉइंट थे वो हमने कवर कर लिया है। अब चलिए बढ़ते हैं आगे इल्तुतमिश की तरफ। 1210 से लेकर के 1236 ईस्वी तक लगभग
26 साल का शासन किया था इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात दिल्ली के अमीरों ने इल्तुतमिश को गद्दी पर बैठाया। संस्थापक उसे ही उत्तरी भारत में तुर्कों के राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक तो एक गुलाम था जिसने मोहम्मद गोरी के बाद गुलाम वंश की शुरुआत की, लेकिन वास्तविक में इतिहास में यह माना जाता है कि इल्तुतमिश ही जो है वास्तविक संस्थापक था, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक मात्र 4 साल तक ही शासन कर पाया था, उसके बाद से उसकी मृत्यु हो गई थी। बाकी 26 साल का जो समय है वो 1210 से 1236 ईस्वी तक इल्तुतमिश ने राज्य किया। इसीलिए इल्तुतमिश को ही उत्तरी भारत में तुर्की के राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इल्तुतमिश ने 40 गुलाम सरदारों का एक संगठन बनाया था, जो इतिहास में तुर्कान ए चहलगामी का निर्माण कहलाता है, अर्थात तूनी ए चहलगामी भी कह सकते हैं इसको, और तुर्कान ए चहलगामी तुर्की राज्य का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश। ठीक है, अब आगे देखते हैं इल्तुतमिश ने क्या क्या किया अपने जीवन काल में। प्रशासनिक और आर्थिक नीतियां। इल्तुतमिश सुल्तान ने अपनी सल्तनत राज्य को कुछ प्रांतों में बांटा, जिन्हें इक्ता कहते थे। इल्तुतमिश ने अपनी राज्य को कुछ प्रांतों में बांट दिया और इन प्रांतों को इक्ता नाम दिया था। इक्ता का मतलब था अक्ता व्यवस्था के द्वारा केंद्र को प्रांतीय और स्थानीय शासन से जोड़ने की नींव डाली। हर इक्ते में सुल्तान एक जिम्मेदार सेनापति नियुक्त करता था, जिसे इक्तादार या अक्तादार कहा जाता था। ये व्यवस्थाएं जो है इल्तुतमिश ने शुरू किया था। इल्तुतमिश ने मुद्रा व्यवस्था में सुधार करते हुए चांदी का टका और तांबे का जीतल चलाया था अपने शासनकाल में। इल्तुतमिश ने मुद्रा व्यवस्था में सुधार करते हुए चांदी का टका और तांबे का जीतल चलाया और 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है। उसने अपने जीवन काल में ही अपनी पुत्री रजिया को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करके मृत्यु गति को प्राप्त किया। तो ये था इल्तुतमिश का शासनकाल, जो महत्वपूर्ण थे, आपको जानकारी चाहिए था, जो यूपी टेट में आता है। दोस्तों, इतिहास बहुत लंबा है, हम उन्हीं पॉइंट को पढ़ रहे हैं जो सिलेक्टेड हैं और जिनके क्वेश्चन परीक्षा में आने की संभावना है। बहुत डिटेल हम नहीं जा रहे हैं दोस्तों। चलिए अब देखते हैं रजिया सुल्तान 1236 से 1240 ईस्वी, मात्र 4 साल का शासनकाल इसका भी रहा था। प्रथम मुस्लिम महिला शासिका थी रजिया सुल्तान प्रथम मुस्लिम महिला शासिका 1236 से 1240 ईस्वी का समय। रजिया जो है 1236 से लेकर 1240 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया और यह इल्तुतमिश की पुत्री थी। रजिया सुल्तान मुस्लिम एवं तुर्की इतिहास की पहली महिला शासिका थी। परंपराओं का उसने त्याग किया। रजिया पर्दा प्रथा त्याग कर पुरुषों की तरह खुले मुंह राज दरबार में जाती थी। अर्थात रजिया सुल्तान मुस्लिम संप्रदाय की ऐसी तुर्की इतिहास की पहली महिला शासिका थी जिसने बुर्का प्रथा को भी खत्म करके, बुर्का हटा करके खुले मुंह के साथ राज दरबार में बैठती थी और अपना शासन करती थी। उत्तराधिकारी का जब संकट आया तो रजिया के बाद उसका एक भाई एवं 2 भतीजे बारी बारी से सुल्तान बने, जो अयोग्य थे, यानी कि उतने योग्य नहीं हुए। उसके बाद नया सुल्तान इल्तुतमिश के छोटे पौत्र नसीरुद्दीन महमूद को दिल्ली का सुल्तान बनाया गया। ठीक है, तो रजिया सुल्तान भारतीय इतिहास की पहली मुस्लिम महिला शासिका थी जिसने 4 वर्ष तक शासन किया और अपने 3 भाइयों और बहनों में सबसे सर्वश्रेष्ठ योग्य वही महिला शासिका थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है
नसीरुद्दीन महमूद और बलबन का उदय। नसीरुद्दीन महमूद 1246 से 1265 ईस्वी तक का समय, सत्ता का हस्तांतरण। नसीरुद्दीन महमूद 1246 से 1246 ईस्वी में 40 तुर्की अमीरों ने इल्तुतमिश के पौत्र नसीरुद्दीन महमूद को सुल्तान बना दिया। महमूद ने एक अमीर जिसका नाम बलबन था उसको अपना नायक बनाया। सॉरी, बलबन ने धीरे धीरे अपनी स्थिति सुदृढ़ कर ली और वह एक शक्तिशाली सरदार बन गया और सत्ता प्राप्ति कर लिया। 1265 में नसीरुद्दीन महमूद के बाद बलबन गद्दी पर बैठ गया दिल्ली के। तो इस तरीके से जो है नसीरुद्दीन महमूद, जिसको 40 तुर्की अमीरों ने इल्तुतमिश के पौत्र होने के नाते उसको गद्दी पर बैठाया, महमूद ने अपना एक अमीर, यानी अमीर मतलब एक सरदार जो कबीले का सरदार हुआ करता था, उसको अपना नायक बना दिया और बलबन धीरे धीरे अपना स्थिति मजबूत किया और वह एक शक्तिशाली सरदार बनते गया। और 1265 में जैसे ही नसीरुद्दीन महमूद की मृत्यु हुई, बलबन जो है वो दिल्ली की गद्दी पर विराजमान हो गया। अब यहाँ से शुरू होता है बलबन का शासनकाल। 1265 से लेकर 1287 ईस्वी तक बलबन ने राज किया पूरे भारत पर। निरंकुशता और दैवी अधिकार। बलबन का मानना था कि राजा को ईश्वर से शांति प्राप्ति होती है। बलबन का यह मानना था कि राजा को ईश्वर से शक्ति प्राप्त होती है, ईश्वर से शक्ति प्राप्त होती है। इसके साथ ही साथ इसलिए उसके कार्यों की सार्वजनिक जांच नहीं की जा सकती है। यह मानता था, बलबन कहता था कि बलबन का यह विचार था कि राजा को ईश्वर से शक्ति प्राप्त होती है, इसलिए उसके जो भी राजा कार्य करेगा उसकी कोई सार्वजनिक जांच नहीं किया जाएगा, यानी राजा जो भी कहेगा वो सब सत्य है। इससे उसकी निरंकुशता सुरक्षित होती थी, यानी कि बिल्कुल निरंकुश शासक था, वो जो कहता था वही करता था। इसलिए वह दरबार में अत्यंत गंभीर मुद्रा में बैठता था। ये उसकी सोच थी। बलबन ये मानता था कि हम राजा हैं और हमारी जो विचारधारा है वो सीधे ईश्वर से है, इसलिए हम जो भी करेंगे वो सत्य करेंगे और हमारे जो भी काम है उसकी कहीं कोई जांच नहीं होगी। तो इस तरीके से उसके विचार जो है पूरी तरीके से निरंकुश थे और इसीलिए वह हमेशा दरबार में कभी हंसता नहीं था, हमेशा गंभीर यानी कि नाराज होकर के ही, इस तरीके से कहें तो, अपने दरबार में बैठता था। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे दिल्ली सल्तनत का विस्तार। खिलजी वंश। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी 1290 से 1296 तक का शासनकाल। गुलाम वंश के जस्ट बाद आता है खिलजी वंश। वंश की स्थापना और अंत। बलबन की मृत्यु के बाद प्रभुत्व के लिए तुर्क तथा खिलजी सरदारों के मध्य संघर्ष हुआ और इस संघर्ष में खिलजी सरदार जलालुद्दीन फिरोज सुल्तान बनने में सफल रहा। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। सुल्तान की हत्या उसके भतीजे अलाउद्दीन के द्वारा कर दी गई। जलालुद्दीन की मृत्यु के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने सिंहासन प्राप्त किया। खिलजी नाम का क्या मतलब है? तो जलालुद्दीन के पूर्वज जो है वो अफगानिस्तान के खल्ज नामक स्थान से भारत आए थे। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के पूर्वज अफगानिस्तान के खल्ज नामक स्थान से भारत आए थे और अफगानों की भाषा में गर्म प्रदेश को खल्ज कहते हैं। अतः ये खिलजी जो है वो खलजी कहलाए, ये जो खिलजी थे वो खलजी कहलाए। और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने दिल्ली में खिलजी वंश की स्थापना की और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या उसी के सगे भतीजे अलाउद्दीन खिलजी ने कर दिया और उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी सिंहासन प्राप्त कर लिया। अब चलिए देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी ने क्या क्या किया अपने शासनकाल में। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 ईस्वी तक अलाउद्दीन खिलजी जो है भारत के शासन पर राज किया। विशाल सेना और सैन्य सुधार। अलाउद्दीन खिलजी ने एक विशाल अस्थाई सेना का संगठन तैयार किया था। 4,75,000 सैनिक उसके साथ उसके सेना में शामिल थे, जो कि उस समय का सबसे बड़ा विशाल सेना हुआ करता था, और भी अस्थाई सेना। सैनिकों का जो हुलिया है वो पूरा विवरण सैनिकों के हुलिया का, यानी कि सैनिक कैसे हैं, कैसा उनका चेहरा है, कैसा उनका पहनावा है,
सैनिकों के हुलिया का पूरा विवरण रखा जाता था। घोड़ों पर दाग लगाने की व्यवस्था प्रारंभ की गई थी, यानी कि एकदम कोई भी सैनिक जो है वो पता चल जाए कि हाँ ये अलाउद्दीन खिलजी का सैनिक है, उसके लिए बाकायदा उसमें अपने घोड़ों पर भी, जो सैनिक को एक घोड़ा दिया जाता था उस घोड़ों पर भी दाग लगाया जाता था ताकि पहचान में आ जाए। और सैनिकों का जो हुलिया था उस हुलिया का भी पूरा विवरण रखता था अलाउद्दीन खिलजी। घोड़ों पर दाग लगाने की व्यवस्था उसने शुरू किया। उसके साथ साथ दक्षिण विजय, अलाउद्दीन के सेनापति मलिक काफूर, जिसने दक्षिण भारत के देवगिरी, तेलंगाना, वारंगल और होयसल राज्यों पर विजय प्राप्त किया और उन्हें सुल्तान की अधीनता स्वीकार करने के लिए मजबूर किया, विवश किया। तो जब इतनी बड़ी सेना उस समय अस्थाई सेना बनाया था तो वो जरूर पूरे भारत में राज करने के लिए ही बनाया था। तो देखिए दिल्ली से जो है वो देवगिरी, होयसल, वारंगल, ये सारा जो है साम्राज्य जो है वो जीता था अलाउद्दीन का सेनापति मलिक काफूर ने, और ये सारा जो साम्राज्य है वो अलाउद्दीन खिलजी के अधीन हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी ने क्या क्या किया। अलाउद्दीन खिलजी की जो आर्थिक नीतियां हैं वो कैसी थी। बाजार नियंत्रण और लगान प्रणाली जो इतिहास में बहुत प्रसिद्ध हुआ। अलाउद्दीन खिलजी पहला शासक था। अलाउद्दीन खिलजी पहला शासक था जिसने सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की शुरुआत किया था। ये उसकी बहुत अच्छी बात थी। अलाउद्दीन पहला मध्यकालीन शासक था जिसने लगान का सही अनुमान लगाने के लिए भूमि को गज से नापने की प्रथा शुरू की थी। बहुत बढ़िया, यानी कि लगान सही मिल सके, ना किसी से ज़्यादा ना किसी से कम, इसके लिए उसने गज, भूमि को, जमीन को गज से नापने की व्यवस्था सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था। 60 वर्ग गज का 1 बीघा होता था अलाउद्दीन खिलजी के समय में। 60 वर्ग गज का 1 बीघा माना जाता था। खराज यानी कि लगान, लगान को खराज बोलते थे। तो खराज, लगान पैसों में नहीं बल्कि अनाज यानी खाद्यान्न के रूप में वसूल किया जाने लगा ताकि नगरों का पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न पहुंचाया जा सके। तो इस तरीके से जो है सबसे पहले ज़मीन को नापा गया कि भाई किसके पास कितनी ज़मीनें दी गई हैं, ताकि ना वो लगान ज़्यादा दे पाए ना कम दे पाए। भूमि को नापा गया, उसके हिसाब से लगान पैसों में नहीं बल्कि अनाज से लिया जाने लगा ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसने आगे क्या किया। अलाउद्दीन खिलजी संस्कृति और स्थापत्य कला, विद्वान और वास्तुकला। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में प्रसिद्ध विद्वान अमीर खुसरो और बर्नी उसके दरबार में रहा करते थे, यानी कि विद्वानों का भी जो है सम्मान करता था अलाउद्दीन खिलजी। वास्तुकला के बारे में बात करेंगे तो अलाउद्दीन ने दिल्ली में कुतुब मीनार के निकट कुबतुल इस्लाम मस्जिद के एक द्वार के रूप में अलाई दरवाज़ा बनवाया था। अलाउद्दीन ने दिल्ली में कुतुब मीनार के ही निकट कुबतुल इस्लाम मस्जिद के एक द्वार के रूप में अलाई दरवाज़ा बनवाया था, जो कि आप देख पा रहे हैं फोटो में ऐसे। उसने दिल्ली में एक विशाल टैंक का निर्माण कराया जिसे हौज खास के नाम से जाना जाता है। इस विशाल टैंक, जैसे कि एक तरीके से कहें कि जैसे नहीं होता है विशाल टैंक, जैसे पानी का टंकी बनता है आज के ज़माने में, तो उसको हौज खास के नाम से जाना जाता था। विशाल टैंक जो बनवाया था दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी ने। उसने दिल्ली में 1000 खंबा महल का भी निर्माण कराया था। विशाल टैंक का निर्माण कराया जिसे हौज खास के नाम से जाना जाता था, और दिल्ली में 1000 खंबा महल का भी निर्माण कराया था। इस प्रकार जो है अलाउद्दीन खिलजी का शासन समाप्त होता है, और अब उसके बाद आता है आपका तुगलक काल 1320 से 1412 ईस्वी तक। तुगलक काल में गयासुद्दीन तुगलक प्रथम शासक था। गयासुद्दीन तुगलक 1320 से लेकर 1325 5 वर्ष तक शासन किया। तुगलक वंश का प्रथम शासक गयासुद्दीन तुगलक था, लेकिन प्रसिद्ध रहा मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि 1325 से 1351 तक लगभग 26 साल तक शासन किया। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जौना खां, जिसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से, 1325 में सुल्तान बना दिया गया। यानी कि जौना खां नाम था इसका, मोहम्मद बिन तुगलक का। गयासुद्दीन तुगलक का पुत्र था, और गयासुद्दीन तुगलक मात्र 5 वर्ष ही शासन कर पाया और वो मृत्यु
जैसे ही उसका हुआ उसके बाद से उसका पुत्र जो है मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जाना गया इतिहास में, और 1325 में वो सुल्तान बन गया। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली सल्तनत का सबसे विद्वान सुल्तान माना जाता है मोहम्मद बिन तुगलक को, यानी पढ़ाई लिखाई अच्छा किया था उसने। मोहम्मद बिन तुगलक की यात्रा और उसकी नीतियाँ क्या थी? तो इब्न बतूता और दोआब, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था, और इसी के शासनकाल में मोरक्को के यात्री इब्न बतूता भारत आया, और इब्न बतूता ने अपनी पुस्तक रेहला में भारत यात्रा का वर्णन किया था, जो कि ऐसी पुस्तक थी। और नीतियाँ और उसकी मृत्यु कैसे हुई? तो राज्य की आय बढ़ाने के लिए गंगा एवं यमुना के बीच समृद्ध एवं उर्वरक भूमि, जिसको दोआब में कर बढ़ाने का एक प्रयोग किया, यानी कि गंगा और यमुना के बीच जो एक बहुत अच्छी ज़मीन, उर्वरक ज़मीन थी, जिसको दोआब नाम दिया गया, उस पर टैक्स बढ़ा करके उसने जो है वो पैसा कमाना, मतलब पैसा जुटाना चालू किया। उसके साथ साथ उसने वहाँ भूमि कर में वृद्धि की तथा कुछ अन्य करों की भी वसूली शुरू कर दी। सिंध में विद्रोह के समय मोहम्मद बिन तुगलक बीमार पड़ा, और 1351 ईस्वी में यहाँ उसकी मृत्यु हो गई, और इस प्रकार उसका शासनकाल समाप्त हो गया। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 ईस्वी तक। कृषि और सिंचाई का विकास। 1351 में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद उसका चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक दिल्ली का सुल्तान बना। उसने नहरों का निर्माण कराया, कृषि की सिंचाई हेतु उसने कई नहरों का निर्माण कराया, जैसे कि यमुना नहर, सतलज नहर, जैसे कि आप ये फोटो में देख पा रहे हैं। इन नहरों से आज भी सिंचाई होती है और इससे कृषि की अत्यधिक उन्नति हुई। तो नहरों का निर्माण जो है फिरोज शाह तुगलक ने कराया था। इसके अलावा फिरोज शाह तुगलक और ऐतिहासिक संरक्षण में देखेंगे तो अशोक स्तंभ का निर्माण। फिरोज शाह तुगलक ने अशोक के 2 स्तंभों को दिल्ली मंगवाया और उसमें से एक को अपने राजमहल के परिसर में लगवाया। लिपि का वाचन। फिरोज शाह कोटला जो इस समय तो इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड है इसके नाम से, तो फिरोज शाह कोटला में स्थित अशोक स्तंभ की ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेस ने पढ़ा था। ये जो ब्राह्मी लिपि में ये गुदवाया था अशोक स्तंभ पे, ये ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था। इसको जो है जेम्स प्रिंसेस ने पढ़ करके समझा कि ये क्या लिखा गया है। ये अशोक का स्तंभ जो था, इसको फिरोज शाह तुगलक ने अपने राजमहल के परिसर में लगवाया था। तो ये उसकी सोच थी। तो दोस्तों, इस प्रकार से इस वीडियो में हम लोगों ने आज जो देखा है वो हम लोगों ने शुरू किया था तुर्क शासक गुलाम वंश की स्थापना से लेकर के गुलाम वंश शुरू किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश की आर्थिक नीतियाँ, रजिया सुल्तान, नसीरुद्दीन महमूद और बलबन का उदय, बलबन, दिल्ली सल्तनत का विस्तार, खिलजी वंश, अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीतियाँ, अलाउद्दीन खिलजी की संस्कृति और पाश्चात्य काल, तुगलक काल, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। तो यहाँ तक हम लोगों ने इस वीडियो में आज पढ़ा है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, एक निवेदन है आप सभी से, आप लोग वीडियो देखते तो हैं लेकिन कोई सब्सक्राइब नहीं करता है चैनल को। दोस्तों, सब्सक्राइब करना, आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको कोई पैसा नहीं लग जाएगा, ये भी फ्री व्यवस्था है और फ्री में ही आपको ये सारी चीज़ें दी जा रही हैं। थोड़ा सा सपोर्ट करना है आपको, केवल चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए सब्जेक्ट, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।